इसीलिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जनजातीय विद्रोह के बारे में बताएंगे, ऐसे आपका 9th-10th के सिलेबस में भी है। ठीक है, आपके 9th-10th के भी सिलेबस में आपका जनजातीय विद्रोह है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका STET वाले होंगे, खास करके जो 9th-10th में है वो भी, और जो लोग 1 to 5 में है वो भी, तो दोनों के लिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से समझने का इसको प्रयास करेंगे। तो बिहार से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे आपके जनजातीय विद्रोह के बारे में पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, कि जो जनजातीय विद्रोह हुए कौन कौन से, खास करके बिहार के एरिया में, जैसे संथाल विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ। तो चूंकि पहले तो झारखंड और बिहार एक ही था, तो इसीलिए यहां से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसमें आपका जनजातीय विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन आपके टॉपिक में है, तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भी अगर आप देखिएगा शुरुआती चरण में, तो जनजातीय लोगों के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जनजातीय कहते किसको हैं, उसके बाद फिर हम लोग कारण को जानेंगे कि जनजातीय, आखिर जनजातीय लोग जो थे उन्होंने क्यों आंदोलन किया, उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनजातीय कहते किसको हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जनजातीय आंदोलन के क्या क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, और संथाल आंदोलन क्या था और बिरसा मुंडा आंदोलन क्या था, उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्योंकि बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक रहा है बरसों से, तो निश्चित तौर पे यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन वाले जो पार्ट है वहां पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जनजातीय का अर्थ होता है कि जो आदिम समय की तरह अभी भी वर्तमान समय में भी जो लोग आदिम समय की तरह अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं, और खास करके प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। खास करके इसमें जो जनजातीय लोग होंगे, वनों से जो लकड़ी है उसको एकत्रित करके, जड़ी बूटी बेच करके, जंगलों में जानवरों का, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके, तो इन सब माध्यमों से वो अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। ठीक है, तो जनजातीय लोग आप कह सकते हैं कि वे लोग हैं जो अभी भी आदिम समय की भांति ही, जो प्राचीन समय में मानव जिस प्रकार से आखेटक जीवन जीते हुए अपना पूरा जीवन जीता था, तो उसी प्रकार से आज भी जो है आदिवासी या जनजातीय लोग जो है जंगलों में रहते हैं। जंगलों से प्राप्त जो भी उनका आमदनी का सोर्स कह सकते हैं कि जंगलों की लकड़ी हो गई, जड़ी बूटी हो गया, या फिर जानवरों के अवशेष या कुछ भी, या लकड़ी को काट करके बेचना, तो ये सब काम करते हैं आज भी। ठीक है, तो आखिर जो है अंग्रेजों के साथ इनकी जो लड़ाई हुई है, तो जनजातीय लोगों के साथ भी अंग्रेजों का जो कई युद्ध हुए हैं, कई आपसी कह सकते हैं यहाँ पे लड़ाई देखने को मिला है। तो यहाँ पर जनजातीय विद्रोह, ठीक है, तो अभी तक टोटल मेन रूप से अगर आप देखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अगर आप देखिएगा तो वो 1857 की क्रांति को माना जाता है। ठीक है, भारतीय स्तर पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको माना जाता है? 1857 की क्रांति को। लेकिन अगर आप देखिएगा तो उससे भी पहले जो जनजातीय लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का खिलाफ किया था। ठीक है, लेकिन चूंकि ये सब जनजातीय लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे और इनको आंदोलन करने भी नहीं आ रहा था, तो अंग्रेजों ने आसानी से आंदोलन को दबा भी दिया था। लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ जो भी भारतीय उपमहाद्वीप या कह सकते हैं कि बिहार के क्षेत्रों में भी जनजातीय लोग सक्रिय थे और उन्होंने अंग्रेजों का खिलाफ किया था। तो सबसे बड़ी रीजन क्या है कि अंग्रेजों का खिलाफ करने का? तो सबसे बड़ी बात थी कि जब आप देखिएगा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और दीवानी व्यवस्था, बिहार बंगाल का दीवानी व्यवस्था किसके पास चला जाता है? तो बिहार बंगाल का दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों के पास चला जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो जितना भी भू राजस्व संबंधी टैक्स वसूली करने का काम था वो आपका
यहाँ पर अंग्रेजों का रहता है, चाहे वह भूमि अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा हो, चाहे रैयतवारी हो, चाहे महालवारी। इन तीनों पद्धतियों के माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जो भूमि कर, जो भू राजस्व है, वो यहाँ पर अंग्रेज लेते थे। और इनका जो था जनजातीय लोगों को पहले से मुगल समय में भी कभी इन्होंने टैक्स नहीं दिया था, यानी प्राचीन समय से भी इन पर किसी ने टैक्स आज तक नहीं लगाया था। ये अपनी संस्कृति के साथ अपने जंगलों में अपना जीविकोपार्जन करते थे और अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने जब 1765 के तहत जब सारी भूमि अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों के पास आई, तो उन्होंने इन क्षेत्रों पे भी, जो जनजातीय क्षेत्र था, उन पे भी कब्जा कर लिया और उन क्षेत्रों में भी टैक्स लगा दी गई। ठीक है, और बहुत ज्यादा टैक्स लगा दी गई, जो कि जनजातीय लोग दे नहीं पाते थे और फिर आगे चल करके महाजनों और सूदखोरी के शिकार हो गए और फिर इनका शोषण होने लगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण था वही भूमि अस्थायी बंदोबस्त, राजस्व, जो कि जरूरत से ज्यादा इन लोगों से टैक्स लिया जाता था। पहला रीजन तो ये था, वो हम कह सकते हैं। उसके बाद आप इसका देखिएगा आर्थिक रीजन के रूप में, वो हो गया। सामाजिक रीजन भी था, जो इनकी मान्यताएं थी, जैसे फूट कटी व्यवस्था हुआ करता था, सामूहिक रूप से खेती करते थे ये लोग, मिलजुल करके करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया और व्यक्तिगत कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इनका खाप पंचायत होता था, कुछ भी निर्णय हुआ सामाजिक स्तर पे, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हुआ, तो ये आपस में ही समझौता करके खाप पंचायत में अपना निर्णय ले लेते थे। तो ये सब यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। फिर इनकी धार्मिक मान्यताएं अलग थी। ये लोग जो है ठाकुर बोंगा देवता की पूजा करते थे। जब ईसाई मिशनरियां 1813 के बाद इनके क्षेत्र में आई, तो वो अपना धर्म प्रचार करने लगी और इनके जो धर्म थे उसको नीचा दिखाने लगी। तो धीरे धीरे इन लोगों में जागरूकता आई और फिर ये लोग अंग्रेजों का सशक्त विरोध करना शुरू कर दिए। तो उन्हीं संदर्भ में आप देखिएगा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कई जनजातीय आंदोलन देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ईस्वी सन भी पूछ सकता है, जैसे चेरो आंदोलन कब हुआ, कोल विद्रोह कब हुआ, भूमिज विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ, खैरवार कब हुआ, मुंडा आंदोलन कब हुआ, ताना भगत आंदोलन कब हुआ। ठीक है, तो देखिए अब इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बना दिया। चोकर भूसा खा गया मुंडा तुम्हारा। मुर्रा भैंस का नस्ल होता है और जानवर चोकर भूसा ही खाता है। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, चोकर भूसा खा गया मुर्रा तुम्हारा। ठीक है, अब देखिए चोप और चेरो आंदोलन, चेरो विद्रोह। सबसे पहले हम लोग का विद्रोह होगा 1800 से 1802। दूसरा आप देखिए 1831 से 32, 1831 से 32। तीसरा आपका हो गया 1832 से 33, लगातार है ये 1832 से 33। चौथा हो गया आपका 1855 से 56, 1855 से 56। उसके बाद आपका 1800, ये शायद संथाल विद्रोह आपका हेड टीचर में भी पूछा था, 1874 में आपका खैरवार हो गया। ठीक है, उसके बाद 1899 से 1900, 1899 से 1900 और उसके बाद आपका 1914। ठीक है, देखिए चोफर हो गया चेरो, चोफर क्या हो गया आपका चेरो, चेरो आंदोलन, चेरो विद्रोह। ठीक है, क्वाफर हो गया आपका क्वाफर कोल, क्वाफर क्या हो गया कोल। ठीक है, तो ये याद रखिए। चोकर हो गया। ठीक है, भू फर भूमिज, भूसा फर भूमिज, भूमिज। साफर हो गया संथाल। ऐसे भी चोकर भूसा आपका मुर्रा भैंस जो खाती है, मुर्रा नस्ल की होती है। तो ऐसे हमने एक ट्रिक बना दिया कि आप लोग को सीरियली कुछ याद हो जाए कि पहले कौन था, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ। तो ये तो याद रहेगा, चोकर भूसा खा गया मुर्रा तुम्हारा, एक ट्रिक बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद चो फॉर चेरो, क फॉर कोल, भू फॉर भूसा में भू फॉर हो गया भूमिज, संथाल सा फॉर हो गया संथाल, खा फॉर खैरवार, खा फॉर खैरवार, खा फॉर खैरवार। ठीक है, उसके बाद चोकर भूसा खा गया मुर्रा, मुर्रा पर 800 मुंडा आंदोलन, मुंडा आंदोलन। और फिर आपका 1914 तुम्हारा त्वफर हो गया आपका ताना भगत, ताना भगत। ठीक है, तो ये एक तरीका हमने बताया कि आप जनजातीय विद्रोह को याद कर सकते हैं। चोकर भूसा खा गया मुर्रा तुम्हारा, और नहीं तो आप ऐसे भी मेन रूप से आप याद रखिए, दो तो एकदम याद रखिए, आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1855-56 का आपका संथाल विद्रोह, 1855-56 का कौन सा विद्रोह है, संथाल। और दूसरा मुंडा विद्रोह जो है आपका 1899 से 1900 का मुंडा, मुंडा विद्रोह, जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया मुंडा विद्रोह। तो सबका कारण यही है, जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्यों किया, तो सबसे बड़ा कारण था कि इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक
सभी प्रकार से शोषण हो रहा था। ठीक है, तो ये लोग अपना तीर धनुष लेकर के अंग्रेजों का सामना करना शुरू कर दिए और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता होते हैं जो उनको आश्वासन देते हैं कि हमें ना ही गोली मार सकता ना ही तीर मार सकता है। और फिर ये लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट, चूंकि ये लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, तो यहां पर आपका मेन कारण जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी कारण हैं। और यहां पर जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं मेन रूप से 1800 से 1800 यानी 19वीं सदी के आरंभ में तो ये जो सारे हुए हैं ये विद्रोह, उसके पीछे रीजन वही है, सबका विद्रोह का रीजन वही है। ठीक है, अब ये बस याद रखिएगा कौन आंदोलन कब हुआ, ये निश्चित। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स रखिए, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, यहाँ फिक्स है एकदम, मैं बोल रहा हूं देगा तो देगा, और इसी दोनों में से देगा, 1899 का संथाल या 1899 1900 का मुंडा। आप लोग को ज्यादा डीपली नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर ले गया तो इसमें से कोई भी दे सकता है, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, चोकर भुस्सा खा गया, कैसे हम लोग सीरीज वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। तो मेन रूप से समझना है कॉन्सेप्ट, बाकी है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले जो 1855-56 में जो हुआ उसके बारे में जानेंगे, और वह विद्रोह है आपका संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? संथाल विद्रोह। 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है लिखा हुआ, अच्छे से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप जो अंग्रेज थे उसकी जो अपनी एक औपनिवेशिक नीति थी, उसके कारण क्या हुआ था कि यहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अनेक विद्रोह, अनेक तरह के विद्रोह देखने को मिला। इसी विद्रोह के क्रम में जनजातियों के द्वारा तत्कालीन और बिहार और झारखंड के खास करके भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में, जिसको कि दमन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों को, ऐसे भी आप 8 या 9 क्लास में बिरसा मुंडा चैप्टर भी है, शायद 9th क्लास में या 8 क्लास में हमने देखा था, बिरसा मुंडा चैप्टर है। ठीक है, तो आपको निश्चित तौर पे बिरसा मुंडा या संथाल से क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, तो जो भागलपुर और जो आपका कहां पे राजमहल की पहाड़ी के बीच का जो जगह है उसको दमन ए कोह कहा जाता था, वहीं पर यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कौन सा विद्रोह? तो संथाल विद्रोह। कब हुआ? तो 1855-56 में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कब हुआ संथाल विद्रोह, तो 1855-56 में। किस क्षेत्र में? तो भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी यानी बिहार और झारखंड के बाउंड्री पे ही यह जो आंदोलन शुरुआत हुआ, और वह क्षेत्र जो था आपका दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आते हैं जहां पर निवास करने वाले संथाल जनजातियों ने, किसने? तो संथाल जनजाति है जिसने 1855-56 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह किया, जिसको कि संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो कब हुआ संथाल विद्रोह? 1855-56 में। ठीक है, किस क्षेत्र में हुआ? तो भागलपुर और राजमहल के पहाड़ियों के बीच में। उसको और किस नाम से जाना जाता था? तो दमन ए कोह, याद रखिएगा। उसके बाद जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धो थे, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों, भैरव लिखा हुआ, भैरव कर लीजिएगा। ठीक है, ये चारों भाई जो थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये नेतृत्वकर्ता थे। ये चारों चुन्नू मांझी के पुत्र थे और चारों भाई थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, चारों भाइयों ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। किसका? तो संथाल विद्रोह। यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नेतृत्वकर्ता के बारे में भी समझ गए। ये आपका बिहार का मैप है। ठीक है, कारण, इस विद्रोह के कई कारण हैं, उसमें आपका आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। ठीक है, तो आपका आर्थिक कारण क्या था? तो सबसे पहला दीवानी व्यवस्था जो था, दीवानी जो अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था, भू राजस्व कर। ठीक है, और 1765 के बाद तो यहां पर इनके क्षेत्र जो इनका पहले फ्री था, स्वतंत्र था और कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। यहां तक कि मुगल बादशाह लोग भी इनसे टैक्स नहीं लेते थे, क्योंकि ये जंगली थे, जंगलों में रहते थे, तो इनसे कोई टैक्स नहीं लेता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन्होंने इनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो दीवानी व्यवस्था सबसे पहला कारण बना। उसके बाद भू राजस्व की दर 3 गुनी कर दी गई। जो टैक्स था, जो भू राजस्व दर था इनके क्षेत्र में, और 3 गुना ज्यादा कर दिया गया।
उसके बाद सामूहिक खेती के जगह क्या कर दिया गया, व्यक्तिगत खेती। ये लोग खूट कटी करते थे, यानी खेतों को तैयार, फूट काटना मतलब जंगलों को साफ करके, फूट फूट मतलब जानते ही होंगे, नहीं, उसको काट करके, जंगलों को काट करके ये लोग खेती लायक जमीन बनाते थे और वहां खेती करते थे। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, आपको टैक्स देने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से करना होगा खेती, सामूहिक रूप से खेती नहीं होगी। तो इनकी जो मान्यताएं थी, ये लोग मिलजुल के करते थे अपना, तो इनको आघात पहुंचता है, इनकी खेती कम यहाँ पे कमजोर हो जाती है। चारों को क्या जिम्मेदारी मिला, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों के, देखिए उपनिवेश क्या होता है, एक मदर कंट्री होता है, एक होता है आपका उपनिवेश, यानी शासन करने वाला देश जो अन्य देशों पे अपना शासन करता है। जैसे ब्रिटेन क्या था, ठीक है, ब्रिटेन क्या करता था कि अन्य देशों को उपनिवेश बनाता था और वहां पर अपना यूज करता था, उसको शोषण करता था आर्थिक रूप से, तो वो सारे उपनिवेश कहलाए। तो औपनिवेशिक शोषण वही हुआ जब एक व्यापारी देश, या कह सकते हैं जो विकसित देश है, कमजोर देशों पे शासन करना, ठीक है, और वहां का जो भी मटेरियल है या जो भी खनिज संपदा है उसको उठा उठा करके अपने देश को भरता था। तो इसी कारण से तो आपका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि सभी देश को चाहिए था उपनिवेश। जो भी यूरोपियन विकसित देश थे सभी उपनिवेश बनाना चाहते थे, हम शासन करें तो हम शासन करें, उपनिवेश बना करके वहां पे शोषण, तो वही औपनिवेशिक हो गया, उपनिवेश से ही बना औपनिवेशिक, ठीक है। अब समझ गए होंगे कि औपनिवेशिक का मतलब क्या हो गया, डोमेनियन स्टेट। सामूहिक खेती के जगह व्यक्तिगत खेती। उसके बाद साहूकार महाजन से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते थे। जब ये लोग जब टैक्स नहीं दे पाते थे तो साहूकार उस क्षेत्र में पहुंच गए, लीजिए भाई हमसे लीजिए, फिर बाद में हमको दे दीजिएगा, और उसके बदले में 5 से 50 गुना वो लोग ब्याज लेते थे, जिस कारण से जो है जनजातीय लोग दे नहीं पाते थे। फिर उनकी जमीनें क्या हो जाती थी, साहूकारों की हो जाती थी, सेठ साहूकारों की हो जाती थी, और उनके क्षेत्र में बाहरी लोग प्रवेश कर गए इसी माध्यम से कर्ज दे दे करके। वन क्षेत्रों में कानून बना दिया गया, और क्या किया गया कि अंग्रेजों के द्वारा वन कानून बना दिया गया, और उसके द्वारा जो है प्रतिबंधित कर दिया गया कि कोई भी आदिवासी लोग जंगलों को काट नहीं सकता है, या अंदर में जो जीव जंतु है उसको मार नहीं सकता है। अब इनका तो पेशा ही था जंगलों को काट करके बेचना, जड़ी बूटी बेचना, जीव जंतु का शिकार करना, तो यहां पर जब प्रतिबंध लग जाता है तो इनको समस्या हो जाती है, अब इनके पास कोई चारा नहीं बचता है। उसके बाद बेगार का मामला, ठीक है, अंग्रेज लोग इनसे बेगारी भी खटवाने लगे थे। जब रेलवे का निर्माण हो रहा था उस समय, तो इनसे बहुत ज्यादा बेगारी खटवाया जाता था, ठीक है, बेगारी फ्री में। उसके बाद भूमि का स्थानांतरण बाहरी दीकू को, तो बाहरी लोगों को ये लोग दीकू कहते थे, और जब ये लोग कर्ज लेते थे तो उसके एवज में जब नहीं चुका पाते थे तो बाहरी लोग इनके जमीन को खरीद लेते थे। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो समझिए पहले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भूमि का स्थानांतरण बाहरी बाहरी लोग को ये लोग क्या कहते, दीकू कहते थे। तो ये कारण थे आर्थिक कारण के रूप में, जिस कारण से जनजातियों ने विद्रोह किया। तो कोई भी क्वेश्चन किसी तरीका से आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए धार्मिक कारण, ये पूछेगा कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या चीज से संबंधित है। तो आपको हमने जब पॉलिटी पढ़ा रहा था तब भी बताया था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत ईसाई मिशनरियों को छूट दे दिया गया था कि वो भारत में अपना धर्म प्रचार कर सकती है, और उसके एवज में जो है बहुत सारी मिशनरियां जो है ब्रिटेन से यहाँ आ गई थी और भारत में अपना धर्म प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी, ठीक है। तो और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएगा तभी तो लोग इसके धर्म को मानते हैं। तो ये लोग जब आए तो खास करके जो गरीब एरिया होता था, जनजातीय क्षेत्र हो गया या दलितों का क्षेत्र हुआ, तो वहां ज्यादा आघात करते थे, क्योंकि जो अभिजात वर्ग के लोग थे या पंडित ब्राह्मण थे वो तो ईसाई धर्म को मानते नहीं। तो ये लोग जो गरीब लोग थे, जो शोषित थे या जनजातीय लोग थे, तो वहां पे ज्यादा ये लोग जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। तो ये भी कारण था। दूसरा, उनका धर्म परिवर्तन भी ये करने लगे थे, ठीक है। जो ब्रिटेन से जो ईसाई मिशनरियां आती थी तो वो जनजातियों का धर्म भी परिवर्तन करने लगे थे, ठीक है।
तो ये भी जो वहां के समझदार लोग थे उनके लिए क्या हो गया था कि विरोध का कारण बन गया। तत्कालिक कारण क्या बना कि मामूली चोरी के मामले में जनजातियों की गिरफ्तारी की जाती है, प्रतिक्रिया में दरोगा महेश लाल की हत्या। अब क्या हुआ, एक छोटा सा चोरी का मामला था जिसमें एक जनजातियों को गिरफ्तार किया जाता है और उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है दरोगा के द्वारा। फिर क्या हुआ कि जनजातीय लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया कि जो दरोगा ने यह काम किया था उसकी हत्या कर दी। तो दरोगा महेश लाल की जब हत्या हो गई तो फिर प्रशासन और फिर जो जनजातीय लोगों के बीच में अब यहां पर मेन लड़ाई शुरू हो गई और यहां पर संथालों को इसी के एवज में, हत्या के एवज में गिरफ्तार किया जाने लगा और उनका शोषण किया जाने लगा। ठीक है, तो जिस कारण से सब एक्टिव हो गए और सबने एकता बनाई और जो है अंग्रेजों के को खुला चुनौती देना शुरू किया। अब आ गए सामाजिक कारण। जो सामूहिक मांझी व्यवस्था थी, वही खूटकटी या मांझी व्यवस्था, जो समूह मिला करके ये लोग खेती करते थे, उसी को मांझी व्यवस्था भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसकी जो समाप्ति हो गई तो ये भी कारण था। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है उसके कोई एक कारण नहीं होते, कई कारण होते। राजनीतिक कारण में एक परहा पंचायत होता था। ठीक है, तो परहा पंचायत के माध्यम से ये लोग अपना निर्णय या कोई भी लड़ाई दंगा हुआ या आपस में समझौता करते थे, तो इसको अंग्रेजों ने मान्यता खत्म कर दिया। तो फिर यहाँ पे ये भी कारण था, पुलिस द्वारा केवल सेठ साहूकारों की ही बात या जो बाहरी लोग थे दिकू लोग, उन्हीं के बातों को माना जाना और इन लोगों का बात को नहीं सुनना भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण थे संथाल विद्रोह के। अब आ जाते हैं कब इसकी शुरुआत हुई। तो 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 30 जून 1855 को 400 गांवों के लगभग 6000 संथाली जो जनजातीय लोग थे वो भगीनाडीह एक जगह था वहां पर एकत्रित हुए। कहां पे? भगीनाडीह जगह में एकत्रित हुए और उनका उद्देश्य क्या था कि दिकू बाहरी लोग जो थे उसको भगाना और ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त करके न्याय और धर्म की राज्य की स्थापना करना। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था यहाँ पर कि जो बाहरी लोग थे इनमें आकर के बस गए थे, इनकी जमीनें हड़प ली थी और ब्रिटिश जो शासन यहाँ पे हो रहा था उसको समाप्त करना और खुद का धर्म राज स्थापित करना। ठीक है, चलिए। साथ ही सिंधु कान्हू ने संथाल के लिए स्वशासन की बात की तथा विद्रोह की धार्मिक आधार प्रदान करते हुए घोषणा किया कि उन्हें अपने ठाकुर बोंगा देवता, ठीक है, तो इनका जो देवता का नाम रहता है ठाकुर बोंगा देवता के दर्शन हुए हैं और उन्होंने दिकुओं और विदेशी सत्ताओं को भगाने का आदेश दिया है। जो सिद्धू कान्हू थे उन्होंने बोला कि हमें रात को जो है भगवान बोंगा का दर्शन हुआ है। बोंगा देवता, ये इन लोग के देवता को बोंगा देवता कहते थे, तो उनका दर्शन हुआ और उन्होंने आदेश दिया है कि जो बाहरी लोग हैं, क्योंकि ये लोग अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करते थे, तो ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते। इसी चीज का फायदा उठा करके सिद्धू कान्हू ने इनको बोला कि हम ऐसे यहाँ पे विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हमें ठाकुर बोंगा देवता का दर्शन हुआ था, उन्होंने आदेश दिया है कि सबको यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। ठीक है, शुरुआत में यह विद्रोह दमन एक कोह जो क्षेत्र था उसी में केंद्रित था, जो आगे चल करके भागलपुर धनबाद विद्रोहियों की संख्या 6000 से कितनी हो गई? 60000 हो गई। यानी इसका आप व्यापकता देख सकते हैं कि 6000 जनसंख्या से क्या हो गया, अब इनकी संख्या कितनी हो गई? तो लगभग 60000 हो गई। 6000 से ये लोग कितने हो गए? 60000 हो गए। अब ये लोग अब जब भीड़ आ गया तो भीड़ तंत्र हो गया। यहाँ पे इन्होंने जमींदारों महाजनों पे हमला करना शुरू कर दिया। सरकारी संस्थान जैसे रेलवे, पुलिस, डाकघर, इसको तोड़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने वहां पे उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, भगीनाडीह आपका जो है झारखंड में है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में मार्शल लॉ। अब क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह दमन हेतु 10 टुकड़ियां भेजी गई, किंतु इसे असफलता हाथ लगी। तत्पश्चात कैप्टन अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, और लेफ्टिनेंट थॉमसन, ठीक है, कौन पहुंचता है? कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने संथालों का निर्मम दमन कर दिया। इनको चारों ओर से घेर लिया गया और लगभग 15,000 संथालों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहने के लिए अब देखिए 15,000 जनजातीय लोग यहां मारे जाते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं। तो क्यों मारे जाते हैं उसके पीछे रीजन है।
अब इधर जनजातीय लोग तीर कमान से लड़ रहे हैं, भाला बर्छी से लड़ रहे हैं, गुलेल से लड़ रहे हैं, अनपढ़ हैं, ठीक है। और उधर एक सुसज्जित सेना है जो ब्रेन से, सब कुछ से, उनके पास हथियार है, बम है, गोला बारूद है, तब भी जनजातीय लोग टक्कर दे देते, बशर्ते कि वहां पे बारिश नहीं होता। प्रकृति ने भी उनका साथ नहीं दिया और उस समय क्या हुआ, उस दौरान बारिश होने लगा था और चारों ओर से अंग्रेजों ने इनको घेर लिया और वो लोग लंबे समय तक लड़ते रहे, लेकिन भूखे निहंगे कब तक लड़ते रहते। तो उन्होंने लास्ट में लगभग 15,000 जनजातियों को घेर करके अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। तो अपने आप में चारों भाई मारे जाते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए परिणाम, अब देखिए ये तो इसमें तो हार हो गई जनजातियों की, लेकिन लगा हुआ है, हारने के बाद भी ये लोग जीत गए। आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आदर्श के रूप में इनका जो प्रेरणा आया कि इन्होंने एक संगठित स्तर पे संगठन बना करके जो लड़ा, आने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा सोर्स बना, ठीक है। संथाल परगना जिला बनाया गया और इसके बाद ही संथाल परगना को एक जिला बनाया गया और उसको नॉन रेगुलेशन जिला के रूप में घोषणा किया गया, ठीक है। नॉन रेगुलेशन मतलब उनका जो शासन व्यवस्था होगा वो जनजातीय जो लोग के द्वारा ही होगा, ठीक है। और वहां पे उनका नियम अलग होगा, उनका जो भी केस होगा या जो भी प्रॉब्लम होगा वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, बल्कि वहां के लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ही, जो वहां पे क्षेत्रीय जो होंगे ग्राम प्रधान, उसी के द्वारा वहां पे जो है नियम कानून लागू किया जाएगा। देखिए संथाल परगना काश्तकारी कानून लागू किया गया। अब ग्राम प्रधान को ही ग्रामीण अधिकारी एवं पुलिस संबंधी अधिकार दिया गया और मांझी व्यवस्था जो सामूहिक व्यवस्था था उसको पुनः बहाल कर दिया गया। तो अपने आप में ये लोग जो है हार करके भी जीत गए। काश्तकारी कानून क्या, वही तो हमने बोला। देखिए यहाँ पे नॉन रेगुलेशन काश्तकारी कानून आया, यानी यहाँ पे जो अन्य क्षेत्रों में जैसे अंग्रेज अधिकारी शासन करें या अंग्रेज के जो पुलिस अधिकारी थे वो अपना शासन करते थे, प्रशासन देखते थे, लेकिन इन क्षेत्रों में क्या हुआ कि इनका शासन प्रशासन इनके ही गांव के प्रधान के द्वारा होगा। इनका जो है, चूंकि इनकी भावना को यही इन्हीं के गांव के प्रधान समझेंगे, चूंकि बाहरी लोग इनका शोषण करने लगते थे इसीलिए, ठीक है। और पुलिस संबंधी अधिकार भी यहाँ के ग्राम के जो मुखिया थे, अधिकारी जो थे, ग्रामीण अधिकारी, उन्हीं को दे दिया गया और उन्हीं के मार्फत से वहां पे शासन करने की बात की गई, ठीक है। और मांझी व्यवस्था जो था, ठीक है, उसको फिर से, जो सामूहिक खेती करते थे उसको फिर से बहाल कर दिया। तो यही था संथाल विद्रोह। तो हो सकता है यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। बाकी आज से कल तक आपको टेस्ट सीरीज में आपको डाल दूंगा। विशेषता ये सब बस हो गया, वही कहानी है, बस इसी का शॉर्ट की में हमने डाल दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर लेफ्टिनेंट थॉमसन ने कंट्रोल किया, ठीक है। 14,000 सेना संथालों को घेर रखा था। 10 नवंबर 1800 डेट उठ है, थोड़ा सा कीवर्ड्स तो नीचे में लिख दिया गया है। अब देखिए कीवर्ड्स बस उतना हमने पढ़ा है, उसका 4 ही 5 चीज पॉइंट्स निकला। देखिए कब हुआ संथाल विद्रोह, तो 1855 से 56 में हुआ। उसके बाद स्थान कहां से, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी के बीच में, जिसको दमन कोह भी कहा जाता है। नेता कौन थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। किसके पुत्र थे, तो चुन्नू मांझी के। कब आंदोलन प्रारंभ हुआ, 30 जून 1855 को। स्थान कौन सा था, भागनाडी। तत्कालिक कारण दरोगा महेश लाल की हत्या। बस यही होगी, मेन तथ्य आपका इतना ही निकला इस कहानी से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया हो। मार्शल लॉ मतलब सेना का शासन हो जाना, मार्शल लॉ नहीं समझते हैं। यानी आपका जो सिंपल शासन है, अभी क्या है हमारे देश में जो यहाँ पे शासन प्रशासन पुलिस शासन करती है, पाकिस्तान और में जो है कभी कभी मार्शल लॉ आ जाता है, या अभी बर्मा में म्यांमार में मार्शल लॉ लग गया। यानी जब सेना शासन करने लगे, और सेना का एक अपना कानून होता है, ठीक है, उसके तहत वो सजा देती है, ठीक है, वो भारतीय आईपीसी की धारा को नहीं मानेगी। मार्शल लॉ होता है सैन्य शासन, ठीक है। अब समझ गए, सेना के द्वारा जब शासन होने लगे। अब कौन सा जिला में है उतना सर्च कीजिए, वो सब पूछता नहीं है, ठीक है। जीके जीएस ऑनलाइन टेस्ट में आपका टेस्ट होता है, आपका एक कंटेंट में एक फोल्डर होगा जीके जीएस ऑनलाइन टेस्ट, उसी में आपका सारा टेस्ट रहता है, उसी को देना होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये आप समझ गए होंगे।
अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है बिरसा मुंडा आंदोलन करवाएंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका बिरसा मुंडा आंदोलन। आपको अच्छे से हमने समझा दिया, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बाद बाकी नोट्स आपको हमने दे दिया, उसको एक दो बार पढ़िएगा अच्छे से, तो अपने आप समझ में आ जाए क्या रीजन था। इसलिए हमने बता दिया, चूंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट में है बिहार के, और अब बिहार के जितने भी SCRT बुक हैं उसमें बिरसा मुंडा और संथाल आंदोलन है, इसलिए क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। अब देखिए, क्लास का टाइमिंग पता नहीं चल पाता है, तो कई बार तो हमने बोल दिया क्लास का टाइमिंग आपका 4:30 से 6 है और आपका 8:30 से 10 है, तो इसमें पता करने की क्या बात है। शाम में 4:30 से 6 है और रात्रि में आपका 8:30 से 10 है। अभी फिलहाल यही चल रहा है। संडे को किसी एक टाइम पे होता है, या तो इस टाइम पे होगा या इस टाइम पे होगा। जैसे कल है तो कल उम्मीद रखिए 8:30 से 10 होगा। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं वो लोग कृपा करके अपना शामिल हो जाइए, उससे आपको डेली रूटीन और डेली नोट्स आपको मिलता रहता है। बाकी ऐसे हम कंटेंट में भी डाल देते हैं, लेकिन वह बहुत सारा कंटेंट है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भी। नई नंबर जान रहे तो लिख लीजिए 7070634348, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपने कोर्स को बाय कर रखा है तो आप अपना नाम और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो पेड कोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाद बाकी यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं तो उनके लिए ये नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही मजा लें क्लास का। चलिए, हो गया। ये कलर आप लोग को दिखता नहीं होगा व्हाइट वाला, एक्चुअली कलर हम कर नहीं पाए जल्दीबाजी में। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना व्हाइट कलर। चलिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पर बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक है। ये भी जनजातीय विद्रोह में, ऐसे हमने बहुत सारा जनजातीय विद्रोह बताया, लेकिन दो से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछेगा, बिरसा मुंडा या आपका संथाल में से। बाद बाकी से अगर ईस्वी सन पूछ दे तो पूछ दे, ठीक है, उससे ज्यादा वहां पे आपको नहीं पूछेगा। अब यहां पे समझेंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन विद्रोह कब हुआ, नेतृत्व करता क्या थे, कौन थे। तो कारण सबका वही है। कारण क्या था, अंग्रेजों की दीवानी व्यवस्था, औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियां, उसके बाद इनके क्षेत्र में दिक्कुओं का प्रवेश हो जाना, धार्मिक इनकी जो मान्यताएं थे उसको ठेस पहुंचाना, और 1813 के एक्ट के बाद इनके इन लोगों का धर्म परिवर्तन करना। तो ये सभी कारण थे यहाँ, तो कारण वही है। अब बस जानेंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन है क्या। भारत में अंग्रेजों के शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ कई जनजातीय आंदोलन हुए, जिसमें बिरसा मुंडा विद्रोह दूसरा सबसे सशक्त विद्रोह माना जाता है। पहला आपका संथाल विद्रोह और दूसरा सशक्त विद्रोह कौन सा माना जाता है, आपका बिरसा मुंडा आंदोलन। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, अति महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है कि बिरसा मुंडा आंदोलन को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। उसका क्या नाम है, तो उल गुलान विद्रोह, जिसका अर्थ होता है महान हलचल। बिरसा मुंडा आंदोलन का एक और नाम क्या है, उल गुलान विद्रोह, ठीक है, उल गुलान विद्रोह, जिसका अर्थ होता है एक महान हलचल। मुझे ऐड कीजिए, तो हमने नंबर लिख दिया है, आप अपना नाम लिख करके भेजेंगे, हम खुद आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भेजते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पेड कोर्स से हैं या नहीं है। तो आप अपना नाम और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये काम आपको करना होगा। बाकी कंटेंट में ऐसे हम सब डाल देते हैं, आप लाइव सेशन पे क्लिक कीजिए तो जो भी लाइव आज तक हुआ है, अभी हमने जो लिया है वर्तमान में, वो सारा लाइव सेशन में आपको दिखेगा, ठीक है।
और बाद बाकी जो भी क्लास है वो भी आपके कंटेंट्स में या वहीं पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, तो लाइव सेशन में तो निश्चित तौर पे होगा, फिर उसको हम उठा के कंटेंट में भी डाल देते हैं जो आपका टॉपिक वाइज कंटेंट बना हुआ है। अभी नहीं डाले हैं, थोड़ा सा अरेंज करना है हमको। तो इधर टाइम मिलता है, फिर संडे को कल थोड़ा फ्री होते हैं तो कल हम सारे को अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो पूरा वीक आपका क्लास होता है तो वो आपका लाइव सेशन में निश्चित तौर पे रहेगा। ठीक है, तो ये याद, और लाइव सेशन का पीडीएफ है तो उसमें भी हम डाल देते हैं पीडीएफ, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। व्हाट्सएप पे नहीं भी रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे रहने पे थोड़ा सा आपको एक्टिव महसूस होगा। ठीक है, तो इस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1890 के दशक में हुई, यानी यह विद्रोह आपको 1890 से 1900 के बीच में हुआ। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लाइव सेशन में ही रहता है। जब आप लाइव सेशन लाइव क्लासेस पे क्लिक कीजिएगा तो सारा रिकॉर्डेड वीडियो दिख जाएगा। फोल्डर भी आपको बना हुआ है कंटेंट में, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी आपको मिल सकता है। ठीक है, हमने आपके सुविधा के अनुसार से बना दिया है। हाँ, थोड़ा सा रीअरेंज की बात है तो वो थोड़ा टाइम के अभाव में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपको संडे को फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, कल संडे है तो कल मैं आपको अरेंज कर दूंगा। अब देखिए ये जो क्षेत्र था वो किधर था, झारखंड का, तो रांची का जो एरिया था, छोटा नागपुर का पठार, तो वहीं पे ये बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था। ये मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। इस विद्रोह के कारणों को विभिन्न भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो चलिए, ये सब वही कारण है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। और सामाजिक कारण में यहां पर देखिए, इनका थोड़ा सा सामाजिक पढ़ लीजिए। मुंडा समुदाय की आंतरिक रूढ़िवादिता, ये लोग बहुत ज्यादा आंतरिक रूढ़िवादी थे और बड़े बड़े जानवरों को मार करके खाते थे। ठीक है, तो जो कि सबसे पहला काम बिरसा मुंडा ने क्या किया कि इनकी जो आंतरिक रूढ़िवादिता थी, कर्मकांड जो था, उसको खत्म करने का प्रयास किया। उसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा नशाखोरी करते थे, नशा बहुत ज्यादा करते थे, उसको समाप्त करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। उसके बाद शराबखोरी, नशाखोरी, तो ये सब जो करते थे, तो इस कारण से इनका नैतिक पतन हो रहा था। तो जिसको कि बिरसा मुंडा ने सबसे पहले इनके धार्मिक जो चरित्र है उसको बनाने का प्रयास किया, फिर आगे चल करके फिर जो है अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। ठीक है, तो कारण सब वही है, बस यहाँ पे सामाजिक कारण में एक दो कारण ऐड हो जाएगा, नशाखोरी, शराबखोरी और मुंडा समुदाय की अंध जो भक्ति है या रूढ़िवादिता है वो। ठीक है, अब इस आंदोलन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको 3 चरणों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, यह आंदोलन 1-2 दिन में नहीं हुआ बल्कि 3 चरण में हुआ। सबसे पहला प्रारंभिक चरण 1890 से 94, द्वितीय चरण 95 से 97, तृतीय चरण आपका 1897 से 1900। ठीक है, ये 3 चरण में जाकर के आपका, यह 3 चरण में जाकर के, हाँ यहाँ पे वही लोग जुड़ते हैं जो परचेज कर रखे हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि आपने परचेज किया है। आप परचेज किए इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर पा रहे हैं, नहीं तो आपका खुलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, प्रारंभिक चरण 1890 से 94 में क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या होगा। शुरुआती सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में इस चरण में बिरसा सामाजिक धार्मिक सुधार करते हैं। क्या करेंगे कि बिरसा मुंडा यहाँ पे जो सामाजिक स्तर का जो नैतिक पतन रहता है उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। और अब आप आगे जाकर के देखिएगा 19वीं सदी में, 20वीं सदी के प्रारंभ में आपके राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब क्या करते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार ही करते हैं। तो यहाँ मुंडा भी सबसे पहले, चूंकि समाज के लोगों का नैतिक जो पतन हो चुका था शराबखोरी मदिरा सेवन से, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। और मूलतः 3 बातों को यहाँ पे इन्होंने आधार बनाया था। किन्होंने, तो बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के नेतृत्व करता ही है बिरसा मुंडा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि आचरण की शुद्धता होनी चाहिए, शराबखोरी और पशु बलि, सबसे पहले उन पे रोक लगा दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, शराबखोरी और पशु बलि पे क्या किया कि सबसे पहले रोक लगाया। उसके बाद देखिए इनका लोग धीरे धीरे विश्वास करने लगे थे, चूंकि ये जो थे बिरसा मुंडा वो जनजातीय क्षेत्र में जड़ी बूटी के बहुत अच्छे जानकार थे, और जब भी कोई बीमार पड़ता था तो इसका इलाज ये आसानी से कर लेते थे। तो लोगों का आस्था इनमें जुड़ गया था। और एक बार कहा जाता है कि इनके ऊपर बिजली गिर गया था, बिजली जो, कौन सा बिजली, जो बादल वाला फटने वाला, उससे इनका शरीर नीला हो गया था। तो लोग इनको जो है भगवान के रूप में मानने लगे थे, क्योंकि शरीर का रंग नीला पड़ गया था, जिस कारण से लोग को लगता था ये हमारे
भगवान है। तो यहाँ पे बहुत सारा कारक जिम्मेदार था, ठीक है। तो आत्म सुधार को इन्होंने महत्व दिया, एकेश्वरवाद पर विशेष जोर दिया, खुद को सिंह बोगा का दूत बताया, तथा इन्होंने कहा इन्हीं के माध्यम से मुंडा समुदाय का को जो है दिकुओं, जो बाहरी लोग है, उससे मुक्ति मिलेगी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम जो है, जो सिंह बोगा जो देवता हैं उनका मैं दूत हूं, मैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया हूं, और बाहरी लोगों से मुक्ति मेरे द्वारा ही आप लोग को मिलेगा। तो पहला चरण में इन्होंने क्या किया, सामाजिक धार्मिक आधार बनाया। और आप देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन में भी सबसे पहले लोगों का सामाजिक धार्मिक सुधार ही होता है। जैसे दयानंद सरस्वती ने बोला वेदों की ओर लौटो, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी देखिएगा कि बिरसा मुंडा ने भी पहले सामाजिक में जो कुरीतियां थी, शराबखोरी, मदिरा सेवन, पशु बलि, उसको कंट्रोल किया। दूसरा चरण में इन्होंने क्या किया, संगठन बनाया, संगठन स्तर पे काम किया, और 1895 में 6000 लोगों का एक दल बनाया, 6000 लोगों का एक दल बनाया। और इसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी प्रभाव की समाप्ति, जो अंग्रेज ब्रिटिश प्रभाव है उसको समाप्त करना अपने क्षेत्रों में। जो बाहरी लोग आकर के जमीन खरीद करके इनके क्षेत्र में बस गए हैं और इनका शोषण कर रहे हैं सूदखोरी के माध्यम से, जो साहूकार लोग थे इनको कर्ज देते थे जनजातीय लोगों को, और ब्याज 5 से 50 गुना ले लेते थे, 500 गुना तक ले लेते थे। तो उनसे मुक्ति इनका उद्देश्य था, और मुंडा राज की स्थापना करना, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार करना और लगान ना देना। इन्होंने घोषणा किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं और लगान नहीं देंगे। और अगला जो चरण होगा, अंतिम चरण, वो बड़ी भयानक होगा, और उसमें उन्होंने सीधे नारा दिया, कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, यानी काटो बाबा काटो, जो विदेशी हैं बाहरी लोग हैं उसको काटो, यानी अब कुछ बात नहीं सुनना है, बस काट के फेंको, हटाओ, सबको मारना शुरू कर दिया जाए, ठीक है। तो द्वितीय चरण में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है। द्वितीय चरण में जब इन्होंने संगठन बनाया, बाहरी लोगों से मुक्ति की बात की और अस्तित्व को स्वीकार किया, लगान न देने की घोषणा की, तो इनको कैद कर लिया गया। लेकिन देखिए अब क्या होगा, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी। महारानी विक्टोरिया, चूंकि ब्रिटेन का शासन था 1857 के बाद, 1858 के एक्ट के तहत क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया का शासन चल रहा था, तो महारानी का शासन हो रहा था आपके देश में, ठीक है। तो उससे पहले 1857 से पहले कंपनी का शासन था, और 1857 के बाद, 1858 के बाद से यहाँ पे महारानी का शासन था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि महारानी की हीरक जयंती थी। हीरक जयंती क्या होता है, 75वें वर्ष में मनाया जाता है हीरक जयंती, ठीक है। जब 75 वर्ष पूरा होता है तो वो हीरक जयंती होता है, ठीक है, 100 सेंचुरी हो गया। तो यहाँ पर जब 75 वर्ष पूरा हुआ था महारानी विक्टोरिया का, तो हीरक जयंती मनाया गया। तो उस अवसर पे महारानी ने जितने भी औपनिवेशिक कैदी थे, जिनको कैद किया गया था, उस सबको मुक्त कर दिया था। तो उसी बीच में ये भी जो है मुक्त हो गए। इनको कैद कर लिया गया था जब इन्होंने यह नारा दे दिया था लगान ना देने का, तभी। लेकिन फिर इनको मुक्त कर दिया गया, कब, 1897 ईस्वी में। लेकिन ये नहीं मानेंगे, अब ये क्या करेंगे, तृतीय चरण में अब जो कि निकले, फिर जो है ऐसे भी जो बड़े बड़े नेता बनते हैं वो जेल में जाने के बाद ही बनते हैं, तब उनके अंदर कर्मठता आती है, और फिर जब वो जुझारूपन के साथ लड़ते हैं। आप देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन हो चाहे कोई भी, तो जो भी बहुत ज्यादा नामी नेता बने हैं तो कई बार जेल गए हैं, चाहे महात्मा गांधी को देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, तो सभी लोग जेल गए हैं, और सबने जो है तो जनता के न्याय के लिए यहां पर। लेकिन अब जेल में जाने के बाद ये शांत नहीं बैठते, जब निकलते हैं फिर से ये तृतीय चरण की शुरुआत कर देते हैं। चलिए, अब हो गया आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। अब तृतीय चरण कब से कब तक चलेगा, तो 1897 से 1900। आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में हिंसक रूप धारण, सरकारी कार्यालय, ईसाई मिशनरियां, अधिकारियों एवं साहूकारों, महाजन और जो दिकू लोग थे बाहरी लोगों, उस पर हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये गीत कौन सा गाते थे जनजातीय लोग, वो देखिए, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, यानी काटो बाबा काटो,
साहेब को काटो, जो बाहरी लोग हैं उसको काटो, रानी के आदमी जो हैं उसको काटो, सबको काटो, मतलब मार के काट दो, सर अलग करो धर से। विद्रोह के कारण रांची, खूंटी आदि में प्रशासनिक विद्रोहियों के दमन हेतु डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड द्वारा निर्ममता पूर्वक विद्रोहियों की हत्या तथा दमन। ठीक है, यहां पर कौन थे? कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड, इन्होंने निर्ममता पूर्वक इनकी हत्या की और यहां पे कंट्रोल कर लिया। तो स्वाभाविक सी बात है, कब तक ये तीर धनुष और अंधविश्वास पे लड़ते रहते, क्योंकि बिरसा मुंडा इनको बोलते थे कि ना हमें तीर छेद कर सकती, ना गोली मार सकती, हम लोग को कोई नहीं मार सकता, लेकिन ऐसा तो था नहीं। ठीक है, जब युद्ध हुआ, इधर सिपाही सुसज्जित सेना, यहाँ पे ट्रेंड सेना, इनके पास गोला बारूद हथियार, और उधर तीर धनुष और भाला बर्छी अंधविश्वास, तो उस पर कब तक वो लोग टिक पाते? नहीं टिक पाए। और यहाँ पर स्ट्रीट फील्ड के द्वारा निर्ममता पूर्वक जो है विद्रोहियों की हत्या कर दी गई और दमन कर दिया गया। और फिर जो है बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। और 3 फरवरी 1900 को, यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया था? ठीक है, अंतिम बार तो 3 फरवरी 1900 को इनको पकड़ लिया गया और रांची के जेल में कैद कर दिया गया। और 30 मई 1900 को हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो वास्तव में ना इनको तीर लगा ना गोली लगा, मरे तो हैजा के कारण मरे। ठीक है, चलिए, अपने आप में ये कह सकते हैं कि झारखंड जो आज भी है, तो वहां पे उनके हर एक गलियों में इनका आप देखिएगा तस्वीर है। जैसे हमारे बिहार में क्या है, हर एक गली कुची चौक चौराहा हनुमान जी दिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जाइएगा तो चौक चौराहा सब जगह बिरसा मुंडा बहुत ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि झारखंड के जो जनजातीय लोगों के ये धरती आबा, धरती पुत्र यानी भगवान के रूप में बन चुके थे। ठीक है, 1903 में लेकिन परिणाम क्या हुआ? ये हार करके भी जीत जाते हैं। ये भी फूट कटी जो व्यवस्था थी, जैसे वहां पे संथाल विद्रोह के बाद मांझी व्यवस्था थी, तो यहाँ पे भी फूट कटी व्यवस्था थी, जो सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, वो अंग्रेजों के द्वारा बहाल कर दिया गया। प्रशासनिक दृष्टि से फिर खूंटी और गुमला 2 नए अनुमंडल बना दिए गए और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया और शोषणकारी बेगारी प्रथा की समाप्ति कर दी गई। जो अंग्रेजों के द्वारा बेगारी खटवाया जा रहा था, खास करके रेलवे के निर्माण में, वो सब यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया कि कोई भी जनजातियों को बेगारी नहीं खटवाना है, उनका शोषण नहीं करना है। काश्तकारी अधिनियम लाया गया और वहां पे जो लोकल जो स्थानीय स्वशासन जो कर रहे थे, जो ग्राम प्रधान, उसके माध्यम से उस क्षेत्रों में शासन किया गया। ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक सुधार, जैसे शराबखोरी, रूढ़िवादिता, मान्यताओं के निराकरण में तेजी आई। इस प्रकार हम पाते हैं कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह किया, जो आने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। भले ही आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हुआ, फिर भी अपने मकसद में कुछ हद तक सफल रहा, जिसे मुंडा जनजातियों का कुछ अधिकार मिला। ठीक है, तो महान आदिवासी जननायक, जनता नेता बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये है बिरसा मुंडा की कहानी। तो मेन रूप से ये पूछेगा आपको कि यह आंदोलन कब हुआ, तो 1890 के दशक में हुआ। अगर डायरेक्ट डेट पूछे तो 1899 से 1900 के बीच में आप बोलिएगा, क्योंकि अंतिम को ही सशक्त माना गया। जब कटोंग बाबा कटोंग का नारा हुआ, तब जाकर के वो अंतिम चरण था और उसी को मेन चरण माना गया आपके आंदोलन का। तो 1899 से 1900 ही आपको बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया कि बिरसा मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया और उसके बहुत सारे जो परिणाम हुए, खूंटकटी व्यवस्था लागू किया गया, जो भी शराबखोरी था और शिक्षा था उसको दूर करने का प्रयास किया गया। यानी ये कब पकड़े गए, तो ये भी याद रखिएगा, अंतिम बार जो है 3 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब पकड़े गए? 3 फरवरी 1900 को। धरती का आबा या धरती का पुत्र भी इनको कहा गया है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन से भी आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दोनों टॉपिक, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, अच्छे से, और कहां पे हुआ था, तो झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, किस दशक में, तो 1890 के दशक में। तो यही सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा।
मायूम तम दो बिरसा बाहों रेको इका सुंदरी कैद जंग ताम दो बिरसा यीशुन हो दो। कुछ जनजातीय भाषा है। चलिए उतना डीपली आप लोग को नहीं पढ़ना है। सुंगा सुंगा मुंडा ये सब उतना नहीं पूछेगा। बिरसा मुंडा में जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको हमने शॉर्ट में अच्छे से आपको समझा दिया। सिलेबस बहुत बड़ा है इसलिए ज्यादा आप लोग इससे ज्यादा जो देते हैं उससे ज्यादा आप माथा मत लगाइए, ठीक है। इतना अगर आप लगा लेते हैं तो उसी में आपका रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से जनजातीय विद्रोह को समझ लिया। और आप लोग को मैं अभी थोड़ा देर में 5 से 10 मिनट में टेस्ट लिंक डाल दूंगा, तो वो लोग आप लोग जनजातीय विद्रोह एक बार बना लीजिएगा। और फिर कल उम्मीद रखिए करेंट अफेयर्स का क्लास होगा और 8:30 से 10 रात्रि में ही होगा। कल संडे है, कल के दिन एक ही क्लास हम लेते हैं, ठीक है, संडे का है। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्या, आप लोग जैसा बोलिए। चुन्नू मांझी उधर थे संथाल विद्रोह में। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।